जय हिंद बालकों, कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। अपने जो लो फॉल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको रिमूव कर रहे हो। इस कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। जो डाउट्स हैं उसको पूछ रहे हो और अपने जो भी गैप हैं उसको फिलअप करने की कोशिश कर रहे हो। और हाँ, एक बात और कहूँगा, जो गवर्नमेंट ने आपका एनडीए अभ्यास जो आपको दिया हुआ है उसके जो पेपर्स हैं उसको आप सॉल्व कर रहे होगे। क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग डील करते हैं, तो केमिस्ट्री के दोनों ही पेपर आप बना सकते हैं। जेईई मेंस वाले भी बना सकते हैं और जो नीट पीएमटी वाले हैं उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इन पेपर्स को बना रहे हो तो आपको एक चीज़ जरूर देखने के लिए मिल रही होगी कि हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको पॉलीमर का जरूर मिल रहा है। पॉलीमर बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेईई मेंस का हो। कोई भी अगर आप 12th स्टैंडर्ड का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, खासतौर से कंपटीशन का, तो इसमें एक क्वेश्चन की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है, पूरा चांस होता है। ठीक है, तो अब आप लोग पेन और पेपर लेकर के तैयार हो गए होंगे। पूरी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करिए, जुड़ गए होंगे। नाउ आपको केवल हमारे लेक्चर सुनना ही नहीं है, बल्कि उनके प्रॉपर नोट्स भी बनाना है। और साथ में जो भी आपके पास बुक है, असाइनमेंट है, बुकलेट है, उसके क्वेश्चंस को क्या करना है, आपका सॉल्व करना है। और अगर कोई डाउट बनता है तो जो भी हमारे जो भी आप जिस भी मेथड से आप हमसे जुड़े हुए हैं उस मेथड से उनको क्या करना है, आपका पूछना है। चलेगा? अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप पुराने हैं तो मेक श्योर कि आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो है और लोग इस चीज़ को या इस चैनल के बारे में जान सकें। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अब अगर हम लोग पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स का हम अपनी डेली लाइफ में बड़ा यूज देखते हैं। क्या यूज देखते हैं? जैसे प्लास्टिक बकेट हो गई, कप हो गया, ऑटोमोबाइल टायर्स हो गए, तार के ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है प्लास्टिक का वो हो गया। तो ये सब पॉलीमर ही है। तो पॉलीमर का बड़ा ही वास्ट यूज है अपनी डेली लाइफ में। लेकिन हम लोग अपने लेवल पर जो डील करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है प्लास्टिक्स, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, पेंट और वार्निशेस। इनको मेनली हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। चलेगा? एक्चुअल में पॉलीमर होता क्या है? पॉलीमर अगर आप ध्यान से देखिए तो ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा मर। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है यूनिट। जब ढेर सारा यूनिट आपस में जुड़ती है तो इन यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं इनको? मोनोमर। तो ये कई सारे मोनोमर आपस में जब जुड़ते हैं तो जुड़ करके मैक्रोमोलेक्यूल बनाते हैं, बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन्हीं बड़े साइज के मॉलिक्यूल का कॉमन नेम क्या रखा गया है? पॉलीमर्स। चलेगा? पॉलीमर्स में ढेर सारी क्या होती हैं आपकी, आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कॉमन यूनिट होती है जो पूरे पॉलीमर में रिपीट करती है। इसीलिए ये लिखा गया है यहाँ पे कि कंटेन रिपीटिंग यूनिट्स। इन मैक्रोमोलिक्यूल्स का, इन पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, करीब 10 to the power 3 to 10 to the power 7 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास बोल सकते हैं। इसके इनके लेवल का पाया जाता है क्या? इस बात को ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई मॉलिक्यूल मैंने ए लिया और ये ए वाले मॉलिक्यूल एन है, तो ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे, आपस में ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। और कितने जुड़ेंगे आपके? एन जुड़ेंगे। तो ये जहां पर मोनोमर कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरी यूनिट क्या कहलाएगी? पॉलीमर कहलाएगी। और इसमें एक पर्टिकुलर पार्ट आप जो देख रहे हैं जो रिपीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या चीज? रिपीटिंग यूनिट कहलाएगा। पकड़ रहे? इसको अगर हम जनरल एग्जांपल से समझना चाहें, आपके लेवल पर जनरल एग्जांपल से अगर हम इस बात को समझना चाहें तो हम लोग पॉलीथीन का एग्जांपल ले सकते हैं। पॉलीथीन का एग्जांपल या नायलॉन 6 का एग्जांपल ले सकते हैं। कैसे? हम एन मॉलिक्यूल इथाइलिन का ले लें,
जानते हो CH2 और इसका पॉलीमराइजेशन करा है। ये जो प्रोसेस होती है पॉलीमर बनाने की मोनोमर से, घटना या प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन। ये मैंने इथीन का मॉलिक्यूल लिया है और ये आप देख सकते हैं ऐसे, ये क्या कहलाएगा आपका? पॉलीथीन। एक बात मेरी और ध्यान रखिएगा कि अगर पॉलीमर बनाने के लिए एक ही मैटर का मोनोमर यूज किया जा रहा है तो ऐसा पॉलीमराइजेशन कहलाता है होमोपॉलीमर या होमोपॉलीमराइजेशन। जैसे पॉलीथीन का बनना इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमराइजेशन, या पॉलीथीन बहुत अच्छा एग्जांपल होगा होमोपॉलीमर का। क्यों? क्योंकि एक ही मैटर के मॉलिक्यूल जो है पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन यही अगर दो डिफरेंट मैटर के मॉलिक्यूल लिए जाएं, सपोज करिए हमने ले लिया HMPD, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन ले लिया हमने, CH2 6 NH2 NH2, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन या शॉर्ट में इसको बोलते हैं HMD। और इसके साथ हम एडिपिक एसिड लेंगे, एडिपिक एसिड CH2 ये एडिपिक एसिड हम लोग ले लें। तो आप ध्यान दें, चूंकि दोनों में 6 कार्बन है इसलिए पॉलीमर में 6 शब्द बोला जाता है। ये एडिपिक एसिड हमने लिया, क्या करा दें हम? पॉलीमराइजेशन करा दें। तो अब ये जो पॉलीमराइजेशन होगा ये होमोपॉलीमराइजेशन नहीं, कोपॉलीमराइजेशन कहलाएगा। और इसका कारण है कि यहाँ दोनों मोनोमर जो है दो डिफरेंट मैटर के लिए गए हैं। तो जब आप इनकी n यूनिट लेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पर अभी आगे इसकी मैकेनिज्म हम आपको बता देंगे कि यहाँ का OH और यहाँ का H मिल करके वाटर बाहर करेगा, यानी NH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और आगे चूंकि ये OH निकलता है ऐसे, यहाँ ये CH2 6 और ये रहा आपका NH, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी निकलती है। तो ये रिपीटिंग यूनिट है किसका? आपका नाइलॉन 6 का। क्लियर है हमारी बात? तो मेरा आपसे ये कहना है कि पॉलीमर्स को आप दो तरीके का बोल सकते हैं। अगर एक ही टाइप का मोनोमर पॉलीमराइज होकर के पॉलीमर बना रहा तो ये होमोपॉलीमर कहलाएगा, और अगर दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के मोनोमर मिलकर के पॉलीमर बना रहे हैं तो ये घटना क्या कहलाएगी? आपका कोपॉलीमराइजेशन कहलाएगी। और ऐसे पॉलीमर क्या कहलाएंगे? कोपॉलीमर कहलाएंगे। जैसे पॉलीथीन का बनना होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, नायलॉन 6 का बनना कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। आप घबराइएगा नहीं, ये कैसे बना ये सारी बातें हम लोग अभी डिटेल में डील करेंगे। अब हम लोग आते हैं पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो पॉलीमर को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, on the basis of uses, a lot of way to classify the polymers। ठीक है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं। अब अगर हम लोग पॉलीमर के क्लासिफिकेशन पर बात करें तो हम लोग पॉलीमर्स को कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास में है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स या ऑरिजिन।
जहां से हमारा पॉलीमर बनता है। तो 3 प्रकार का हो सकता है। नेचुरल पॉलीमर जो कि एनिमल या प्लांट इनसे हमको मिलता हो तो उनको हम लोग नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं, जैसे कि एनिमल प्लांट प्रोटीन्स हो गई, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, रबर हो गया। तो ये सब नेचुरली मिलता है प्लांट से या एनिमल से, तो इसलिए इनको हम नेचुरल पॉलीमर का नाम देते हैं। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर वो होते हैं जिसमें कि कुछ नेचुरल पोर्शन होता है और कुछ मैनमेड पोर्शन होता है, दोनों को मिला दिया जाएगा। तो ऐसे पॉलीमर जो होते हैं वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट या रेयन बनाते हैं आप, या फिर सेलुलोज नाइट्रेट एक्सप्लोजिव में यूज किया जाता है। तो ये सब कैसे पॉलीमर हो गए आपके? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हो गए। सिंथेटिक पॉलीमर टोटली मैनमेड होता है, जैसे कि हमने प्लास्टिक ले लिया, सिंथेटिक फाइबर्स ले लिए, सिंथेटिक रबर ले लिया। प्लास्टिक में हमारा मतलब पॉलीथीन आप ले सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन 66 ले सकते हैं, सिंथेटिक रबर में ब्यूना एस, ठीक, हम इसको ले सकते हैं। तो ये सब क्या है कि प्योरली मैनमेड है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका? सिंथेटिक पॉलीमर्स कहलाएगा। तो अगर हम सोर्स के आधार पर बांटे तो ये 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल का मतलब जो प्योरली एनिमल या प्लांट ऑरिजिन के होते हैं उनको हम नेचुरल बोलते हैं, और सेमी सिंथेटिक का मतलब इनमें हमने कुछ अपना इनपुट दे दिया है, तो कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड दोनों मिला करके अगर चल रहा है तो उसे सेमी सिंथेटिक बोलेंगे, और प्योरली अगर मैन मेड है तो उसको हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स हो गए, पॉलीथीन हो गया, सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 66 हो गया, सिंथेटिक रबर में ब्यूना एस हो गया। ये सब कैसे पॉलीमर हो गए आपके? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। लेकिन अगला क्लासिफिकेशन अगर हम लोग लें, अगला अगर आधार देखें तो पॉलीमर की क्लासिफिकेशन का वो आता है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। स्ट्रक्चर के आधार पर हम पॉलीमर्स को 3 तरीके का बताते हैं। सबसे पहला बताते हैं लीनियर पॉलीमर्स, दूसरा बताते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर, और तीसरा बताते हैं क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या होता है? लीनियर पॉलीमर में मैं आपको बताऊं कि जो मोनोमर्स होते हैं वो आपस में ऐसे जुड़ करके चेन बनाते हैं इस तरीके से, ये। और ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन पॉलीमर में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पॉलीमर कहते हैं। इसके एग्जांपल के रूप में आप HDP मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसके पाइप वगैरह बनते हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें चेन होती है, और चूंकि इनमें ब्रांचिंग नहीं होती तो इनकी पैकिंग बढ़िया होती है। और जब पैकिंग इनकी बढ़िया होगी बाल को, तो एक बात याद रखना, इनका वॉल्यूम जो होता है वो कम होता है। अगर सेम मास का वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई डेंसिटी पर इसका नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर है? बात आती है ब्रांच चेन पॉलीमर की। ये ब्रांच चेन वाले क्या होते हैं? इनमें भी चेन होती है ऐसे, लेकिन इनकी चेन में एक दिक्कत है कि इनमें ब्रांचिंग पाई जाती है ऐसे 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 ऐसे, ये। तो इस ब्रांचिंग का नतीजा क्या होता है कि इनकी पैकिंग जो होती है वो पुअर होती है और इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इनमें स्पेस पाया जाएगा ऐसे, ये खाली स्पेस मिलेगा आपको, एम्प्टी स्पेस मिलता है, तो इनका वॉल्यूम क्या करता है? बढ़ जाए। अगर सेम मास का वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घट गया। बहुत बढ़िया एग्जांपल जो ब्रांच चेन पॉलीमर का आता है वो है लो डेंसिटी पॉलीथीन। चलेगा? अब बात आती है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर की। ये बड़े ही मजबूत होते हैं, स्टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इनमें जो पॉलीमरिक चेन होती है वो ऐसे, ये अगर पॉलीमरिक चेन है, यू चेन है, तो ये चेन आपस में जुड़ी होती है, यू ऐसे। नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इनमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, आप ये कहेंगे
बहुत बड़ी स्टिफनेस होती है इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से, इसलिए इनको हम लोग क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि बेकेलाइट, बेकेलाइट हो गया, मिलेमाइन हो गया, ये वही बेकेलाइट है जो आपने देखा होगा कोटिंग होती है आपका, जो कार वगैरह होता है उसमें पीछे की तरफ कोटिंग की जाती है, स्विचेस वगैरह जो बनते हैं आपके, ये उसी बेकेलाइट के बनते हैं। ये तो बेहद हार्ड होता है ये, और ये इस वजह से हार्ड होता है क्योंकि इसमें कैसा पाया जाता है, ये आपकी चेन्स को जोड़ते हैं, आपका क्रॉस लिंक्ड होता है ये, ठीक, इसीलिए इसको हम लोग क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। चल जाएगा। तो हम लोगों ने दो तरीके से क्लासिफिकेशन देख लिया। पहला देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जिसमें कौन कौन सा था आपका नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, और दूसरा आपने देख लिया स्ट्रक्चर के आधार पर, जिसमें लीनियर था, क्रॉस लीनियर था, ब्रांच चेन था, और तीसरा क्या था आपका क्रॉस लिंक था। चलेगा। आते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब अगर हम लोग अगला क्लासिफिकेशन देखें पॉलीमर का, तो हम लोग किस आधार पर क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब किस तरीके से मोनोमरिक यूनिट जुड़ रहे हैं। तो इस आधार पर हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला आता है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा आता है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर का मतलब ये हो गया कि जो मोनोमर यूनिट है वो जब आपस में जुड़ रही है तो कोई बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो रहा है, और आमतौर पे इनमें जो मोनोमरिक यूनिट होती है वो मल्टीपल बॉन्ड को रखती है, डबल या फिर क्या आपका ट्रिपल। साथ ही साथ इनके जुड़ने पर कोई बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं होता। अगर मोनोमरिक यूनिट एक ही मैटर की है तो ये होमोपॉलीमर्स होते हैं, और मोनोमरिक यूनिट अगर डिफरेंट मैटर की है तो वो कोपॉलीमर्स कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है पॉलीथीन का, तो इसमें मोनोमरिक यूनिट एक ही मैटर इथाइलिन की है, और अगले हमने दो एग्जांपल लिए, ब्यूना एन लिया है, ब्यूना एस लिया है, तो इसमें मोनोमरिक यूनिट जो है दो डिफरेंट मैटर की है। जैसे ब्यूना एन में आप देखेंगे तो ब्यूटा 1,3 डाइन, ये ब्यूना जो शब्द है ब्यूटा 1,3 डाइन, और ये किसके लिए है आपका नाइट्राइल के लिए। कौन सा नाइट्राइल है आपका, आप इसको कह सकते हैं इस तरीके से, ब्यूटा 1,3 डाइन, और इसकी यूनिट जो है वो ऐसे है। अगर यहाँ हम CN लगा देते हैं तो ये नाइट्राइल हो जाता है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, ब्यूना एन का, और यहाँ पर अगर आप देखें तो वही ब्यूटा 1,3 डाइन ले लीजिए, और S से मतलब उसका है स्टाइरीन से, S से मतलब स्टाइरीन से, ये ऐसे। अगर यहाँ हम PH लगा दें या बेंजीन रिंग लगा दें तो ये दोनों जब पॉलीमराइज होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, आपका ब्यूना S का। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ब्यूना N और ब्यूना S में मोनोमरिक यूनिट अलग अलग है, तो ये दोनों एडिशन पॉलीमर के साथ साथ किसका एग्जाम्पल है, कोपॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है, या कोपॉलीमर्स का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर आप पॉलीथीन की बात करेंगे तो इसमें केवल इथीन होती है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, ये होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। ठीक, कैसे हुआ इस बात को भी चाहें तो आप देख सकते हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं कि इनके बनते समय कोई स्मॉल यूनिट लाइक अल्कोहल, लाइक वाटर, लाइक हाइड्रो एसिड, इस तरीके का कुछ रिलीज नहीं होता। सबसे पहले अगर हम लोग पॉलीथीन की ही बात करें तो आप देखिए ये इथीन का मॉलिक्यूल है, और इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं तो हम लोग करते क्या है कि होमोलिटिक मैनर में बॉन्ड को तोड़ दें, तो दोनों पर एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। जब फ्री हो गई तो इसी वैलेंसी को आप ऐसे दिखा सकते हैं, और ये जुड़ता चला जाएगा दूसरी यूनिट के साथ। बोलो भाई, तो ये थी इथीन और बन क्या गया पॉलीथीन, लेकिन क्या कोई बाई प्रोडक्ट निकला, नहीं निकला। सो इट इज एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, और साथ में ये कैसा पॉलीमर होगा, होमोपॉलीमर होगा, क्योंकि यहाँ एक ही मैटर का मोनोमर लिया गया है, होमोपॉलीमर।
और कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकला, इसलिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। लेकिन यही हम ब्यूनाएन बना ले, ब्यूटा 1,3 डाइन ले लीजिए। इसको चाहे आप स्टाइरीन के साथ लीजिए या फिर आप यहां नाइट्राइल लगा दीजिए। अगर नाइट्राइल लगा देंगे तो ब्यूनाएन बन जाएगा, साइनाइड लगा देंगे, सॉरी अगर बेंजीन रिंग लगा देंगे तो ब्यूना एस हो जाएगा। अगर इनके NN मॉलिक्यूल ले लिए जाएं तो ये जब पॉलीमराइज हो रहा है, इट इज आल्सो एडिशन पॉलीमराइजेशन। भाई करना यही है, यहां पर भी हम होमोलिटिक मैनर में बॉन्ड तोड़ करके वैलेंसीज को फ्री कर लेंगे। बोलो भाई, तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, ये दोनों आपस में मिलेगा तो ये वैलेंसी क्या हो जाएगी, आपका फ्री हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर आप बॉन्ड को तोड़ देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन वो मोनोमर शो करेंगे जिनमें मल्टीपल बॉन्ड मौजूद होगा, तो ये आपस में जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है जी। अब यहां से ये यूनिट जुड़ेगी, बोलो, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा आपका ब्यूना एस। ये है ब्यूना एस, ठीक। और वहीं जहां आपने ये बेंजीन रिंग लगा रखी है, अगर साइनाइड लगा दें तो ये क्या रहा आपका ब्यूना एन। लेकिन अब ये जो पॉलीमर बनेगा ये होमोपॉलीमर नहीं, ये कोपॉलीमर कहलाएगा, क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट यूनिट को ऐड करके इसको बनाया गया है। बोलो भाई, कर लोगे। अगला आते हैं हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पर। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वहां देखने के लिए मिलेगा जहां पर कि मोनोमर बाई या ट्राई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, बाई या फिर ट्राई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग है, और साथ ही साथ इसमें जब मोनोमरिक यूनिट आपस में जुड़ेंगी तो बाई प्रोडक्ट रिलीज होंगे, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, हाइड्रा एसिड, इस टाइप से। तो मैंने इन दोनों बातों को यहाँ पे फोकस किया हुआ है कि फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें दो यूनिट के बीच में बॉन्ड बनते समय कोई बाई प्रोडक्ट निकले, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप से, तो वाटर बाहर निकलेगा। आप एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन करिए NH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो वाटर बाहर निकलेगा। तो ये सब कैसी रिएक्शंस कहलाएंगी, कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएंगी। तो यहां पर हमने बोला है कि फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमरिक यूनिट। चल जाएगा। इसमें हम स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, जैसे वाटर, अल्कोहल, हाइड्रा एसिड वगैरह हो गया। इनके एग्जांपल बहुत सारे हैं। नाइलॉन 6,6 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, डेक्रॉन हो गया। डेक्रॉन या फिर क्या चीज आपका टेरिलीन, पॉलिएस्टर होता है ये सब एमाइड लिंकेज वाले होते हैं आपका। तो आप चाहो तो एक नाइलॉन 6,6 का भी देख सकते हो, नाइलॉन 6,6 का देख सकते हो, मैंने पहले भी बनाया है। इसमें हम लोग हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन लेते हैं, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन हम लोग लेते हैं, CH2 6 NH2 NH2, ठीक। ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन रहा, और साथ में लेते हैं एडिपिक एसिड। ये एडिपिक एसिड है हमारा, और ये दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं आपका पॉलीमर का। अगर दोनों के NN मॉलिक्यूल ले लिए जाएं तो ये पॉलीमर बनाएंगे। चलेगा। तो राम खिलावन ये बताओ कि ये जब जुड़ेंगे तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे हुए, और कंडेंसेशन पॉलीमर हो गए एक बात, ये होमोपॉलीमर में आएंगे या कोपॉलीमर में आएंगे। तो चूंकि यहाँ दोनों मोनोमरिक यूनिट दो डिफरेंट मैटर की है, इसलिए कोपॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। कंडेंसेशन कैसे हुआ आप बहुत अच्छे से जानते हो।
कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये आपका बी क्लास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें लेस कार्बोनिल कैरेक्टर होता है और ये कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन वाया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स थ्रू टेट्राहेड्रल अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। यही ना होता है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो याद करो ये खुलता था बॉन्ड, और जब ये वापस आता है तो यहां से OH और यहां बैलेंसी मेंटेन करते समय H, यानी क्या बाहर निकला आपका वाटर। तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल यहां पर आपके निकले, ढेर सारे, ठीक है। हमने यहां X बोल दिया, इतने वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकले और निकलेंगे तो फिर यहां पर क्या बनेगा भाई, NH2 oh shit, NH2 CH2 6, फिर यहां पर NH C डबल बॉन्ड O CH2 4 और ये बच जाएगा यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, चलेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ फिर जाकर के वो HMDA यूनिट जुड़ेगी और यहाँ इस NH2 ग्रुप के साथ जो है आपका एडिपिक एसिड वाली यूनिट जुड़ेगी। ये एडिपिक एसिड बोलो, तो जब ये जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद इसका हम रिपीटेड यूनिट बनाएं, लेकिन जब भी इसके साथ कार्बोक्सिलिक जुड़ेगा तो यहां तो NH ही बचेगा, बाकी इस पर कोई फर्क नहीं है। C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O ऐसे, क्योंकि OH निकल जाया करेगा। तो ये इसकी रिपीटेड यूनिट हो गई, ये N संख्या में हो गया और ये क्या कहलाएगा, यही नाइलॉन 6 इसलिए पड़ा क्योंकि दोनों मोनोमर में आप जरा ध्यान से देखिए कार्बन की संख्या कितनी है आपका 6 है, इसलिए हम लोग इसको नाइलॉन, इसको 6 बोलते हैं। नाइलॉन देख ही रहे, दोनों के मिलने से बना हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन और एडिपिक एसिड। तो चूंकि वाटर बाहर निकल रहा है सो इट इज कैसा रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, पकड़ रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। दूसरी बात, ये कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। क्यों कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें दोनों यूनिट आप देख सकते हैं डिफरेंट मोनोमर की है, तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। चल जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्लासिफिकेशन देख लें। अब अगर हम लोग आखिरी टाइप के क्लासिफिकेशन पर आए तो वो जो पॉलीमरिक चेन्स होती हैं उनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर डिसाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनको हम 4 तरीके का बताते हैं, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। तो यहाँ अगर हम सबसे पहले वाले की बात करें, इलास्टोमर्स की बात करें, तो इनकी पॉलीमरिक चेन्स के बीच में बहुत ही कमजोर फोर्स पाया जाएगा, बहुत ही वीक फोर्स पाया जाएगा। और ये वीक फोर्स कौन सा होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आमतौर पे आप देखोगे तो जो रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं विद इलास्टिक प्रॉपर्टी, तो इसमें जो होता है जो चेन्स होती हैं इनको वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से रखा जाता है, वैन डर वाल फोर्स से रखते हैं। अगर इसी में हम हल्का सा क्रॉस लिंकिंग बना दें तो ये खींचने पर खींच जाएगा और जैसे ही छोड़ोगे तो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस लौट आएगा। जैसे नियोप्रिन हो गया, ब्यूनाइन हो गया, ब्यूनाएस हो गया, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपका इलास्टोमर्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरे टाइप के अगर हम पॉलीमर की बात करें तो फाइबर्स है। फाइबर्स का मतलब जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा मैकेनिकल पावर हम उनकी चेक करते हैं, तो वो फाइबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने बोल भी रखा है इसमें कि थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड कंटेन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूल्स, ये जो होते हैं फाइबर्स कहलाते हैं। और इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनकी चेन्स के बीच में बड़ा तगड़ा फोर्स मौजूद होता है, मोस्ट प्रोबेबली कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का।
जैसे कि जितने भी पॉलीएमाइड्स होते हैं या पॉलीएस्टर्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। पॉलीएमाइड्स का मतलब जो फाइबर बनाते हैं, नायलॉन 6 हो गया या नायलॉन 6 हो गया। पॉलीएस्टर्स टेरलिन वगैरह जैसे कपड़े आप बनाते हो, चल जाएगा। तीसरा टाइप आता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें की जो चेन है वो या तो लीनियर होती है या थोड़ी सी ब्रांच होती है, और इनमें जो फोर्स होता है वो इलास्टोमर से मजबूत होता है लेकिन फाइबर से क्या होता है, कमजोर होता है। इन बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी चेन के बीच में पाया जाता है। ऐसे चलेगा। इनकी बड़ी खास बात होती है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की कि इनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि अगर आप इनको हीट करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और इनको अगर आप कूल करोगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। चलेगा। इनके एग्जांपल्स आप ले सकते हो, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल्स हो गया। चौथा जो आता है उसे हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की क्या खास बात होती है कि उनकी चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है। उनकी चेन के बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है जिससे उनकी हार्डनेस या स्टिफनेस जो होती है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे बेकेलाइट ले लिया या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ले लिया, तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, थर्मोसेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि इसका चौथा टाइप है। चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो अगर हम लोग थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की बात करें तो इसमें जो कुछ मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि इनमें क्रॉस लिंक्ड होता है और जो चेन होती है बेहद ब्रांच मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ऐसे ऐसे आप देखो, ऐसे ये, और ये चेन आपस में ऐसे जुड़ी होती है। तो ये पॉलीमरिक चेन हो गई, ये इनकी ब्रांचिंग हो गई और ये क्रॉस लिंकिंग हो गई। चलेगा। तो सबसे पहली बात, क्रॉस लिंक्ड और हेवनली या हैवली ब्रांच मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। हीटिंग, इसकी खास बात याद रखिएगा, ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव लिंकिंग इन मोल्ड्स अगेन बिकम इनफ्यूजिबल। ठीक, और ये एकदम इन्फ्यूज मास में कन्वर्ट हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, दिस कैन नॉट बी रीयूज्ड। चलेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में बेकेलाइट ले सकते हैं जिसके स्विच वगैरह बनते हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया। तो ये सब बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसके, आपका थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के। चल जाएगा। तो हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में पॉलीमर क्या है, इसका जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, कई तरीके से हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन देखा, पॉलीमर क्या है ये देखा। साथ में कब इसको कोपॉलीमर बोलेंगे, कब होमोपॉलीमर बोलेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम एडिशन पॉलीमर्स को डील करेंगे, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोग कंडेंसेशन और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को डील करेंगे। चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे लेक्चर आपको पकड़ में आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, आप डे बाय डे ग्रो कर रहे होंगे, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे होंगे। तो भैया कम से कम बाकी लोगों को भी तो बताइए, ताकि हमको पता चले कि आप हमारे साथ पूरी तरीके से लगे हुए हैं, आप हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़ करके अपने एम की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी रैंक को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो इतना ध्यान रखिए कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ताकि अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक वो इमीडिएटली पहुंचे। और अगर आप पुराने हैं तो कम से कम लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, कोई सजेशन हो तो उसको रखिए। ठीक है। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद भारत।